वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स बीआईएसी रावलपिंडी पेपर 2019 के जो सॉल्व एमसीक्यूज हैं जो कि मैंने सॉल्व किए हैं और मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे और मैं वन बाय वन आपको उसका जो सोल्यूशन है वो एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो एमसीक्यूज जहाँ पे मौजूद हैं, ये पीडीएफ फाइल जहाँ मैंने अपलोड की हुई है, आप सिर्फ देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते। वहाँ से जो है वो उसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं जाके तसल्ली से। अदरवाइज इस वीडियो को आप जो है 2-4 दफ़ा देख लें तो आपको आई थिंक ये एमसीक्यू अच्छी तरीके से आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये जो वर्किंग हुई हुई है, अगर ये आप खुद करेंगे पेंसिल से नोटबुक पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज अब कुछ बच्चे उनका हाफजा अच्छा होता है, वो देख के भी उनको याद रह जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 1 है, इफ z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा देन मॉड ऑफ z, ये मैग्नीट्यूड ऑफ z है या मॉड ऑफ z है, इज या मॉडुलस भी कहते हैं इसको, मॉडुलस z इज इक्वल टू, आंसर जो दिया है मैं उसमें मैंने वन आंसर चूज किया है। क्यों? मैंने कहा जी वी नो दैट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप और से देखें, कंपेयर करें, यहाँ पे cos थीटा के शुरू में कुछ नहीं है, sin थीटा के शुरू में भी आयोटा है और कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पे cos थीटा के शुरू में r है और sin थीटा के शुरू में भी r है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि r 1 के इक्वल है। जब कहीं पे कुछ नहीं होता तो वहाँ वो वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे cos थीटा के शुरू में कुछ नहीं है, sin थीटा के शुरू में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। तो मैंने ये लिखा इन द गिवन क्वेश्चन r इज इक्वल टू 1। और ये जो r की वैल्यू होती है ये मॉडुलस z की इक्वल होती है। सो मॉडुलस z जो है वो r के इक्वल होता है और r जो है वो 1 के इक्वल है, तो 1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर एनी टू सबसेट्स a एंड b ऑफ सेट u, ये यू सेट यू जो है ये यूनिवर्सल सेट होता है। आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, यहाँ ए और बी के दरमियान ये जो यू लिखा हुआ है ये ऑपरेशन है, यूनियन का ऑपरेशन है। ये दो ऑपरेशन होते हैं, यूनियन का ऑपरेशन होता है और एक इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होता है। जबकि ये जो यू दिया हुआ है ये यूनिवर्सल सेट का दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट जो है ना वो सेट होता है जिसमें जो किसी भी क्वेश्चन में जो सेट्स होते हैं उन तमाम सेट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेट्स वाले क्वेश्चन में कि यू होता है 1 से लेकर 10 तक, ए होता है 1 3 5 7 9 और बी होता है 2 4 6 8 10, इस तरह। तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये कह रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? देखिए मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है और ये दो चीजें हैं, ये डिमॉर्गन लॉज हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने ये जो नीचे जो दिए हुए हैं मैंने लिखा है मेमोराइज द फॉलोइंग टू डिमॉर्गन लॉज। पहला डिमॉर्गन लॉ है, डिमॉर्गन साहब कोई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये लॉज दिए थे। पहला लॉ है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर भी आएगा बी के ऊपर भी आएगा, ए और बी पे दोनों पे कॉम्प्लीमेंट अलग अलग आ जाएगा। और ये यू है, यू के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ये यू को उल्टा कर देगा, इंटरसेक्शन बना देगा। और यहाँ पे देखें अंदर इंटरसेक्शन था, जब ये ब्रैकेट खुली ए और बी दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आया, जब तो ये जो इंटरसेक्शन के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट आता है ये इसको उल्टा कर देगा, ये यू बना देगा। तो बहुत आसान है कि जब भी आप ब्रैकेट खोलते हैं, होल ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ए और बी के ऊपर तो आता ही आता है, लेकिन जो बीच में साइन है यूनियन का या इंटरसेक्शन का, जब उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसको उल्टा कर देता है। अगर यू हो तो उसको इंटरसेक्शन, यूनियन को इंटरसेक्शन बना देता है, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देता है। मैंने यहाँ लिखा भी है कुछ इंग्लिश में, व्हेन द ब्रैकेट ओपन्स दिस साइन चेंजेस टू दिस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि इसका ऑपोजिट, मतलब अगर ये इंटरसेक्शन यूनियन बन रहा है तो यूनियन इंटरसेक्शन बन रहा है, वाइस वर्सा का ये मतलब होता है कि इसका जो ऑपोजिट है वो भी ट्रू है। इसका अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए बार का ट्रांसपोज। अब यहाँ ए का ट्रांसपोज नहीं है, ये जो बार है ये कॉन्जुगेट के लिए है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है, आयोटा का साइन चेंज करने से आ जाता है ना कॉन्जुगेट, तो ए जो है ना बार का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा माइनस ए, देन ए इज कॉल्ड। ये जहन में रखिएगा, जब बार की बात आ जाएगी तो फिर हर्मिशियन होती हैं जो मैट्रिसेस हैं, और अगर यहाँ पे ये बार ना होता फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती। तो जब भी माइनस ए होता है तो स्क्यू लफ्ज आता है, स्क्यू। जैसे ही मैं इक्वल के बाद माइनस का देखूंगा मेरे जहन में फौरन आएगा कि भाई इसका जो आंसर है उसमें स्क्यू आएगा, ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते। इज इक्वल टू के बाद माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है स्क्यू। अब ये ए के ऊपर बार है तो स्क्यू हर्मिशियन, अगर ये ए के ऊपर बार ना होता तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होती। ठीक है जी।
तो इसका मैंने सोल्यूशन जो है वो आई थिंक जहन से निकल गया है, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट ही करना था। पहले ये 2-3 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आई होप को ये समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, इफ ए इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट दी हुई है, if A is this determinant is a singular matrix then X is equal to, एक बात जहन में रखिएगा कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमने इसको इसको सिंगुलर सपोज करना है, लिखा है सोल्यूशन में मैंने लिखा है फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट होता है ए का वो जीरो होगा। फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। सो अब ये जो ए है ये मैट्रिक्स थी, इसकी ब्रैकेट देखिए, ये मैट्रिक्स थी, ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट भी लिख दिया, इसी मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया, इसको जीरो के इक्वल कर दिया, और मैंने लिखा है एक्सपेंडिंग बाय R1। अब ये जो रो वन है, ये वाली रो वन से मैंने इसको एक्सपेंड किया, पहले मैंने 4 बाहर लिखा, फिर 4 की लाइन में जो आ रहे हैं उनको छोड़ के मैंने ये जो 4 थे 3 6 3 1 ये लिखे, फिर पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो 4 प्लस था, फिर x माइनस आ जाएगा, फिर x की लाइन में, x की रो में और कॉलम में जो थे उनको मैंने छोड़ दिया, और फिर ये जो x की रो और कॉलम के अलावा जो है 7 6 2 1 वो मैंने लिख दिए। तो इसी तरह फिर जो है ना ये 3 है, 3 के साथ प्लस आ जाएगा, और 3 की लाइन वालों को छोड़ देंगे, 7 3 2 3 को लिख देंगे, फिर ये जो छोटे जो डिटर्मिनेंट हैं इनको खोल देंगे, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लिखेंगे, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 3 जा 3 3 6 जा 18, बीच में माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस x, फिर 1 7 जा 7, बीच में माइनस फॉर्मूले का, और 2 6 जा 12, फिर प्लस 3, फिर 3 7 जा 21, और 2 3 जा 6, ब्रैकेट क्लोज हो गई, इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 18 माइनस 15 होता है, 7 माइनस 12 माइनस 5 होता है, 21 माइनस 6 15 होता है, इनको सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आखिर में आंसर x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें देखेंगे 3 अवेलेबल है, उसको हम सर्कल कर देंगे या टिक कर देंगे। पांचवा एमसीक्यू है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो कह रहे हैं अगर अल्फा बीटा जो है ना इसके रूट्स हों, तो अल्फा डॉट बीटा, ये डॉट अगर डॉट ना लिखते फिर भी सही था, डॉट लिख दिया फिर भी सही है। ए अगर अल्फा बीटा लिख देता है फिर भी इसका मतलब था कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, और बीच में डॉट लिख दिया फिर भी इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। तो ये अल्फा और बीटा रूट्स है ना, तो अल्फा बीटा जो है ये रूट्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट, तो हमारे पास ये फॉर्मूले याद रखें, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ये जो ये x के साथ जो है ये b है, और x स्क्वायर के शुरू में जो कोफिशिएंट है इनको कोफिशिएंट कहते हैं, ये a b और c ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और ये a और b ये कोफिशिएंट्स हैं, सही है। a जो है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ से अब जो भी हमारे पास अगर इसके अलावा भी कोई इक्वेशन होगी तो हम एक्स स्क्वायर के शुरू में जो लिखा होगा उसको हम a कहेंगे, और एक्स के शुरू में जो लिखा होगा जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम b कहेंगे। तो यहाँ हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ तो उसने स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लें। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो यहाँ हमसे पूछा हुआ है अल्फा डॉट बीटा वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। सी का मतलब यहाँ जो लिखा होगा नंबर वो ऊपर लिखेंगे, और यहाँ जो नंबर लिखा होगा एक्स स्क्वायर के साथ उसे नीचे लिखेंगे। तो ये दो फॉर्मूले याद कर लें, अभी ये आया हुआ है, अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएगा तो इन फॉर्मूले में जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, छठा जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू, अगली ब्रैकेट में है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू। ये तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसने एमसीक्यू में दे दिया, अगर आता होगा आपको ये क्वेश्चन तो इजी होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हुआ है आपको। हम कहते हैं जी वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पता है क्या चीज है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये देखिए हम प्लस कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं, ये तीनों जो है ना, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, यूनिटी कहते हैं 1 को, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। तो इन तीनों को अगर हम जो है ना वो करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब है हमने सम मालूम किया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, तो वो 0 की इक्वल होता है, ये जहन में रख लें आप, ये इस बात जहन में रख लें कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो 0 की इक्वल होता है। तो अब अगर यहाँ से ये जो ओमेगा स्क्वायर है, इस ओमेगा स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, तो यहाँ बच जाएंगे 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के,
और अगर मैं ओमेगा को उस तरफ ले जाऊं तो 1+ओमेगा² इक्वल होगा -ओमेगा के। ठीक है। और एक और बात कि ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल होता है। अच्छा, ओमेगा क्यूब पता है कैसे आया? ये ओमेगा क्यूब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आया। जो एक और बात है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 के इक्वल होता है। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा और ओमेगा², अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है जिसे प्रोडक्ट कहते हैं वो 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए। ये जो पहली लाइन में मैंने लिखी ये सब इन्फो आपको पता होनी चाहिए, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यू में जो ये लिखा हुआ है 1+ओमेगा -ओमेगा² और 1 - ओमेगा +ओमेगा²। अब हमें पता है यहाँ पे हमने इससे जो फॉर्मूला निकाले थे कि 1+ओमेगा -ओमेगा² के इक्वल होता है और 1+ओमेगा² -ओमेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ पहली ब्रैकेट में 1+ओमेगा, ये 1+ओमेगा लिखा है इसकी जगह मैं लिखूंगा -ओमेगा²। और ये दूसरी जो ब्रैकेट है इसमें 1+ओमेगा² जो लिखा है जिसे मैंने हाईलाइट किया 1+ओमेगा², इसकी जगह मैं लिखूंगा -ओमेगा। ठीक है जी, -ओमेगा मैंने लिखा है और यहाँ ये -ओमेगा² मैंने लिखा है इसकी जगह। अब ये -ओमेगा² तो ये -2 ओमेगा² हो गया और ये -ओमेगा और -ओमेगा -2 ओमेगा हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 × 4 ओमेगा² और ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब हम पहले से मैंने ऊपर लिख दिया कि ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है येलो में। ये येलो मैंने इसलिए इसको कलर किया है कि आप वहां जाके देख लें कि ये हाईलाइट किया है इसको कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। तो अब मैं ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखूंगा। 4 × 1 = 4, तो हमारा 4 आंसर आ रहा है। तो ये 4 आंसर को हम हाईलाइट कर देंगे। या आप एग्जाम में जो है सर्कल अगर होगा वहां पे तो उसको फिल कर देंगे। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 7। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? कहते हैं जी इफ 3/x - 1 into x+2 is equal to 1/x - 1 plus a/x+2 then a is equal to, यहाँ पे इस a को अननोन कर दिया। अगर a की भी वैल्यू यहाँ लिख देता तो ये समझे उसे सॉल्व कर दिया होता। तो हम जब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड को तो हमारे पास जो है ना इस तरह आंसर आता है। उस आंसर में इसने इस a इसको छुपा दिया, इसको a कह दिया और आगे हमें आंसर दे दिए। अब जाहिर है हमें सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सॉल्व राइट हैंड साइड बाय टेकिंग एलसीएम। अगर हम ये राइट हैंड साइड पर ये जो लिखे हुए हैं ये अगर हम इनका एलसीएम ले लें फिर भी जो है ना हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये जहन में रखें कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन का ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको राइट हैंड साइड इस तरह दी हो तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं। तो अब ये जो राइट हैंड साइड है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी फ्रैक्शंस होती हैं बीच में प्लस या माइनस होता है। अगर मल्टीप्लाई होता तो अलग बात थी, फिर हमने ये काम नहीं करना था। अगर बीच में जब भी फ्रैक्शंस हो बीच में प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है सॉल्व राइट हैंड साइड बाय एलसीएम। ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी, इसका मैंने जो है ना नीचे जो लिखे थे x - 1 और x+2 इनका एलसीएम ले लिया। ये x+2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके ऊपर और ये x - 1 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देखिए मैंने कलर कोडिंग की है। मैंने x को और ax को, ये जो x वाली टर्म्स थी इनको मैंने अलग कलर दिया है और जो कांस्टेंट टर्म थी +2 और माइनस है उनको मैंने अलग कलर दिया ताकि आपको पता चले। अब मैंने लिखा है जी फॉर नाउ फॉर न्यूमरेटर 3 ऑन राइट हैंड साइड। देखें देखें इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखना था, मैंने यहाँ गलती से राइट हैंड साइड लिख दिया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ फॉर न्यूमरेटर 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो अगर इसको हम एलसीएम लेंगे तो इसका जो आंसर है ऊपर न्यूमरेटर का आंसर इसका 3 आना चाहिए। तो मैंने लिखा है नाउ फॉर न्यूमरेटर 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 - a, ये 2 - a को मैंने इधर लिखा है और x + ax क्यों? ये जो थे कांस्टेंट थे और ये जो थे x वाली टर्म्स थी तो इनको अलग अलग लिखेंगे। अच्छा, जो कांस्टेंट है उनका आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो x की कोई टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये जो x वाली टर्म्स हैं इनका आंसर 0 आना चाहिए। x वाली जो टर्म्स है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x वाली कोई टर्म है ही नहीं। जो चीज मौजूद ना हो उसको कोफिशिएंट 0 है। तो x + ax जो है इसको 0 के इक्वल रखेंगे और 2 - a को 3 के इक्वल रखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे भी a की वैल्यू -1 आ रही है, यहाँ पे भी -1 आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एमसीक्यू कर रहे होंगे वहाँ बैठे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको दोनों की जरूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि आप दोनों में से कुछ भी ले लें हो जाएगा। आपने क्या करना है कि जिनके साथ x नहीं लिखा ना, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये 3 नंबर है ना, तो आपको सिर्फ 2 और -a, ये 2 - a को 3 के इक्वल रख देते, ये लेफ्ट हैंड ये वाला काम कर देते तो फिर भी आपका ये a = -1 आ जाता। आपको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं थी, ये वैसे मैंने करवाया है आपको। फॉर क्विक सोल्यूशन जस्ट टेक कांस्टेंट्स ओनली, दैट इज सोल्यूशन डन ऑन लेफ्ट साइड।
नो नीड टू सॉल्व x प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अब अगर आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और वैल्यूज बदली होंगी, अगर ये वैल्यू होगी फिर तो इंशाल्लाह आपको रटा हुआ होगा किसका ये आंसर है। लेकिन अगर वो वैल्यूज चेंज करके सेम क्वेश्चन देगा तो आपने सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करना है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 8, द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू। ये देखें, कहते हैं nth रूट ये लिखा हुआ है, nth रूट ये n लिखा हुआ है ना, ये रूट में nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स। ये देखिए ये n ज्योमेट्रिक मीन्स है g1 g2 g3, है ना, g1 g2 g3 gn तक, ये n ज्योमेट्रिक मीन्स है, इनके प्रोडक्ट का nth रूट किसके इक्वल सॉल्व करके आया है, स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल। अब उसने ये जो इंग्लिश में लिखा है द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, उसने ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना, इसको अपने वर्ड्स में उसने जो है ना एक्सप्लेन किया है कि nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मींस बिटवीन a एंड b, तो वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ab के इक्वल होता है। ये ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है जी, आप इसे nth रूट से ना घबराए वो कर लेने के यार ये देखो यहाँ पे n लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये nth रूट जो लिखा हुआ है ना, जब nth रूट की बात कर रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, तो ये देखिए n ज्योमेट्रिक मींस है, इनके प्रोडक्ट का nth रूट इक्वल किसके होता है, स्क्वायर रूट ab के, तो स्क्वायर रूट ab आंसर है ये वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है 9, if in AP an minus 3 is equal to 2n minus 5, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, जनरल टर्म दी हुई है an minus 3 is equal to 2n minus 5, then an will be equal to, अब nth टर्म वो मालूम करना चाह रहा है, यहाँ पे n minus 3 टर्म दी हुई है, तो अब आपको यहाँ पे इस ये जो a n minus 3 है इसकी जगह n की जगह यहाँ पे सिर्फ n लाना है, ये minus 3 को यहाँ से हटाना है। तो अगर आप यहाँ पे n की जगह n plus 3 की वैल्यू पुट कर दें, मैंने लिखा है टू फाइंड an पुट n is equal to n plus 3, अगर आप n की जगह n+3 करेंगे तो क्या होगा कि ये जो +3 है ये इस -3 को कैंसिल कर देगा, लिख भी दिया मैंने, +3 विल कैंसिल -3। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, ये जहां जहां n था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, फिर मैंने n की जगह n+3 लिखा हाईलाइट करके। देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे n था, n की जगह n+3 लिखा, यहाँ पे भी n था, n की जगह n+3 लिखा। अब हमने जब यहाँ देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये +3 और -3 एक दूसरे को काट देंगे, an रह जाएगा। और यहाँ जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, फिर 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 5, अच्छा 2 को 5 से नहीं करेंगे क्योंकि 2 को सिर्फ ब्रैकेट वालों से करना था ना, -5 तो अलग से है, तो 6 -5 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर देखें 2n+1 कहाँ है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 10 है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो जो है ना n कम्बिनेशन r होता है, दो चीज होती है ना, एक परमुटेशन होता है और एक कम्बिनेशन होता है। तो ये फॉर्मूले मैंने दोनों लिख दिए हैं, ये है n परमुटेशन r का ये फॉर्मूला है और n कम्बिनेशन r का ये फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लें। अभी आपको जो है ना ये जो कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है इसकी राइट हैंड साइड दी हुई थी, तो आपको पहचाना था कि भाई ये किस चीज की राइट हैंड साइड है, कौन सा फॉर्मूला है, तो ये n कम्बिनेशन r है, ऑप्शन सी। ठीक है जी, अच्छा आई होप समझ आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा एमसीक्यू नंबर 11 है, नंबर ऑफ सिग्नल्स given by 5 flags of different colors using 3। ये याद रखिएगा जब भी चीजें डिफरेंट होती हैं और उसमें से हम चूज करते हैं एट अ टाइम, हम उससे कम चूज करते हैं, जैसे 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, उसमें से हम 3 फ्लैग्स एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम परमुटेशन यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फॉर एन, देखिए फ्लैग्स की बात नहीं कर रहा, ये कुछ भी हो, फ्लैग्स के अलावा भी कुछ भी हो, फॉर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग आर, आर शुड बी, ये यहाँ पे इक्वल भी आना था, मैंने गलती से यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा, मुझे साइन जल्दी में मिला नहीं शायद, आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन एट अ टाइम। अच्छा द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला क्या है, परमुटेशन एन परमुटेशन आर, एन परमुटेशन आर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर एन फैक्टोरियल होता है, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे एन जो था वो 5 था, 5 फ्लैग थे और हमने एट अ टाइम जो है 3 फ्लैग लेने थे, तो 5 परमुटेशन 3। अब 5 परमुटेशन 3 में क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल ऊपर होगा और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल नीचे होगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी मैंने करना था, लेकिन क्योंकि नीचे आंसर आ रहा था 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, तो मैंने सोचा यार यही था खोल के 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से काट देंगे, तो इस 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से कट कर देंगे, पीछे बचेगा 5 4 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 आंसर है, देखा हमने। आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे जो है इसका आंसर भी नहीं लगाया, ऑप्शन सी जो है, ये ऑप्शन डी जो है 60, ये इसका आंसर है। अब मुझे ये दोबारा फाइल जो है, इस फाइल को दोबारा सही करके ना अपलोड करना पड़ेगा, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, हाइलाइटर भी यहाँ नहीं हो रहा, चलें ठीक है, 60 है। एमसीक्यू 12 है, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, ये जहन में रखिएगा, अगर मैं इवन ऑड की बात ना करूं
मैं कहूँ सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इन द एक्सपेंशन, तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। सारे के सारे जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। और ये जो इवन कोफिशिएंट्स होते हैं या ऑड कोफिशिएंट्स होते हैं उनका फार्मूला होता है वो जितने इवन होते हैं उतने ऑड होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। मैंने लिखा है रिमेंबर दैट सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द बाइनरी एक्सटेंशन 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n। और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट 2 की पावर n माइनस 1, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट 2 की पावर n माइनस 1। इट मींस सम ऑफ बोथ इवन एंड ऑड कोफिशिएंट्स इज इक्वल। तो यहाँ पे उसने इवन कोफिशिएंट पूछा है तो 2 की पावर n माइनस 1 है। अगर उसने ऑड कोफिशिएंट पूछा होता फिर भी यही आंसर होता। हाँ, अगर उसने सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा होता फिर ये आंसर ऑप्शन सी आंसर होता 2 की पावर n। ये याद कर लें, काफी दफा ये आ चुका है क्वेश्चन। बहुत कॉमन क्वेश्चंस है आपके जो है ना रावलपिंडी बोर्ड के पास पेपर्स में। एमसीक्यू 13 है, थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2 एक्स की होल पावर 1/3। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। जब ये 1 लिखा होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 एक्स की पावर 3 3 फैक्टोरियल। जो एक्स की पावर होगी वो फैक्टोरियल होगा। इसके नीचे 1 फैक्टोरियल था, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। इसके नीचे 0 फैक्टोरियल था, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ज़ाहिर है 2 फैक्टोरियल की कुछ वर्थ होती है, 1 फैक्टोरियल तो वैसे ही 1 के इक्वल होता है, क्या जरूरत है लिखने की। तो ये फॉर्मूला और आगे प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि बाज़ औक़ात हमें शुरू की जो है ना 3-4 टर्म्स चाहिए होती हैं। आगे अगर हम जाते हैं तो हमारी जो टर्म्स होती हैं उनकी वैल्यू बहुत कम होती जाती है, इसलिए हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसने हमसे पूछा था थर्ड टर्म। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा तो मैंने कहा यार ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म को मैंने हाईलाइट कर दिया, बजाय इसके कि मैं इसको पूरा खोलता, ओपन करता, इसको सॉल्व करता। मैंने ये फॉर्मूला लिखा और उसमें जो थर्ड टर्म थी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया और मैंने कहा चलो यार ये थर्ड टर्म मालूम कर लेते हैं। ये थर्ड टर्म मैंने यहाँ पे लिखी, मैंने कहा देयरफॉर थर्ड टर्म विल बी, ये थर्ड टर्म में लिख के इसके अंदर जस्ट मैंने यहाँ से वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है जी। एन की वैल्यू क्या है, एन जो है वो पावर होती है 1/3। मैंने एन की जगह एन की वैल्यू लिख दी। एक्स एक्स जो है वो ये जो 1 के साथ जो चीज लिखी है ये लिखा है -2x। एक्स की वैल्यू क्या है -2x, तो मैंने एक्स की जगह -2x लिख दिया। और इस सबको जब सॉल्व किया तो -4x² 9 आ गया, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है जी, ऑप्शन डी आंसर जो है वो हमारा आ रहा है। इसको खुद करके प्लीज देखिएगा। इसको अगर आप अभी नहीं सॉल्व करेंगे ना, हो सकता है क्वेश्चन चेंज है और आप फिर वहां सॉल्व ना कर सकें। तो इस क्वेश्चन को मेरा मशवरा है कि ये जो वर्किंग हुई हुई है इसको खुद से करके देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करते हुए आपको ये जो ये है ना ये वाला, ये आपके पास सॉल्व करते हुए आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। ये ना हो कभी आप ना करें एग्जाम में फिर आपको प्रॉब्लम हो। एमसीक्यू 14 है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर एंड थीटा। ये तो फॉर्मूला है भाई, मेमोराइज द फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, 1/2 r² थीटा। ठीक है जी। अदरवाइज एक और तरीका भी, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आया तो एक और तरीका ये है कि थीटा की जगह 2 पाई लिखो। जो सर्कल होता है ना, सर्कल उसका जो एरिया होता है वो होता है πr²। अगर आप इस थीटा की जगह लिखोगे 2 पाई तो 2 से 2 कट जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ बचेगा, इस थीटा की जगह बचेगा पाई और ये r², तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा πr², अगर थीटा की जगह 2 पाई रखोगे। और ये फॉर्मूला ये याद कर लो। 15वां एमसीक्यू है, इफ 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 देन tan स्क्वायर विल बी इक्वल टू। अच्छा, इस एमसीक्यू को मैंने देखा, मैंने मैंने यही सोचा कि यार इसको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी बुक में कहीं नहीं मुझे मिला। पहले तो मैंने जब इसको देखा ना मुझे अजीब से लगा कि यार ये क्या दे दिया, इस तरह का कोई फॉर्मूला भी नहीं है बुक में। इसमें थोड़े से बस दिमाग लगाना है कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ये जो 6 cos स्क्वायर थीटा है इसके दो टुकड़े कर लो, 4 cos स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा। 6 cos स्क्वायर थीटा के मैंने क्या किया, दो टुकड़े कर दिए, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर ये 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा, इनमें से 2 कॉमन ले लिया। दो टुकड़े क्यों किए थे, ताकि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर आपस में बराबर हों, तो उनमें से कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर आ जाए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो आया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 लिख दिया, तो 2 1 2। इस 2 को वहां ले गए दूसरी तरफ, वहां जाके ये -2 हो जाएगा। 5 में से 2 निकाला 3, तो 4 cos स्क्वायर थीटा 3 के इक्वल है। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। अगर हमें cos स्क्वायर थीटा पता हो, अब मेरे ज़हन में क्या आया, मेरे ज़हन में यही आया कि भाई इसको ना ब्रेक करो, 6 cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक करो और 2 cos स्क्वायर थीटा लिखो, 2 sin स्क्वायर के साथ 2 कॉमन लेके cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की जगह 1 लिखो। आपके पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर खत्म हो जाएगा, cos स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। जब cos स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो फिर sin स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। फिर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर की जगह 3/4 लिखा,
माइनस किया, ये साइन स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। और हमें पता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा वो होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यूज यहाँ पे हमने रख दी, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर की वैल्यू, कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर की वैल्यू। ये डिनोमिनेटर में जो 4 है ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 1/3 बचेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है जी, तो उसने टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी थी, देखिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है 1/3। और ये इसकी प्रैक्टिस करना है प्लीज, अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, अगर आप इसको याद करोगे और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन वो दे देंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये 1/3 हमारा ऑप्शन सी है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 16 है, पीरियड ऑफ साइन x अपॉन 5 इज इक्वल टू। पीरियड मालूम करना है, बहुत आसान है। हमने लिखा जी पीरियड ऑफ साइन, ये ध्यान में रखिएगा कि पीरियड ऑफ साइन और कॉस दोनों जो है ना 2 पाई होता है, और पीरियड ऑफ tan जो होता है ना वो पाई होता है, पाई रेडियंस। तो मैंने लिखा पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। अब ये जो साइन x अपॉन 5 है, मैं क्या करूंगा कि इसका जो एंगल है x अपॉन 5, इसके साथ ब्रैकेट में 2 पाई लिख दूंगा। जो भी पीरियड होता है वो मैं प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पीरियड 2 पाई था, तो मैंने x अपॉन 5 के साथ 2 पाई प्लस कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, प्लस करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये जो x है ना, इस x से फ्रैक्शन रिमूव करते हैं। अगर इस x से फ्रैक्शन रिमूव करना है तो x के साथ जो भी चीज है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब x के साथ क्या है, डिवाइड में 5 है, तो मैंने लिखा टू रिमूव फ्रैक्शन फ्रॉम ब्रैकेट टेक वन, मैंने गलत लिख दिया, ब्रैकेट x लिखना था, टू रिमूव फ्रैक्शन फ्रॉम x। ठीक है, टेक 1/5 कॉमन ऑन राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे मैं ये x में से x के साथ ये जो 5 है ये हटाना है मैंने, तो इसको मैं 1/5 को बाहर कॉमन ले लूंगा। जब 1/5 कॉमन लूंगा ना, जो चीज हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। अब ये 1/5 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, तो 1/5 से 1/5 कट जाएगा, x अकेला बच जाएगा। प्लस जब ये 2 पाई को मैं 1/5 से डिवाइड करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करने का नहीं कह रहा, मैं डिवाइड करने का कह रहा हूँ। अच्छा, बाज लोग बोलते हैं, ये देखिए मैंने कहा कि ये जो 2 पाई है ना, ये इस 2 पाई को मैंने क्या करना है, मैंने 1/5 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, ये जो 1/5 है, ये जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/1। कोई भी चीज जो नीचे से ऊपर जाती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये 1/5 जब ऊपर जाएगा 5/1 हो जाएगा। तो 5 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 पाई आंसर आ जाएगा। देखिए ये 10 पाई आ गया यहाँ पे आंसर। और 10 पाई जो है हमारा, ऊपर हम देखेंगे 10 पाई, ऑप्शन ए में 10 पाई लिखा हुआ है, तो 10 पाई हमारा आंसर है। तो जब कभी भी हम जो है ना पीरियड मालूम करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो है एंगल के साथ ब्रैकेट में हम पीरियड लिखते हैं, और फिर वो जो आपका जो एंगल पहले से लिखा हुआ था उसको हम फ्रैक्शन फ्री करते हैं। जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन उसको हम अकेला करते हैं, मकसद अगर फॉर सपोज ये जो x है इसके से नीचे 5 ना लिखा होता, 5x लिखा होता, तो फिर मैं 5 कॉमन लेता, फिर मैं 1/5 कॉमन ना लेता, फिर मैं 5 कॉमन लेता। तो बहरहाल अभी आगे भी और भी वीडियोस आएंगी और इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें शुरू में लिखा हुआ है, नीचे अपॉन में नहीं लिखा, साथ लिखा हुआ है, तो वो भी मैं फिर आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। अगर आप ये जो मैंने अभी सिर्फ 2021 की वीडियो बनाई है और अभी ये 2019 की बना रहा हूँ, 2020 में तो कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुए थे, तो 2019 की बना रहा हूँ, फिर इसके बाद 2018, 17, 16 और 15 इंशाल्लाह। तो ये सारी की सारी जितने भी एमसीक्यू मैंने पिछले 5 साल के सॉल्व किए हैं रावलपिंडी बोर्ड के, अगर आप ये सारे के सारे एमसीक्यू समझ के कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो 20 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। आपको जो है ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके सारे एमसीक्यू, सारे नहीं तो कम से कम इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके ठीक होंगे। एमसीक्यू नंबर, अच्छा ये 10 पे तो हो गया, अब एमसीक्यू नंबर 17 है। In an oblique triangle, if A is equal to 200, B is equal to 120 and included angle gamma is equal to 150 degree, then the area, अच्छा एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 ए बी साइन गैमा। अच्छा, ये जो एंगल है ना ये इनके इक्वल होना चाहिए, यानी अलग इनसे इनका जो ऑपोजिट एंगल है वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये ए बी है ना, तो एंगल क्या होगा गैमा, और अगर यहाँ बी सी होते, बी सी, तो ए ना होता तो फिर ए का एंगल होता है अल्फा। जो यहाँ पे चीज मौजूद नहीं है, ये जो गैमा है, गैमा रिलेटेड है सी के, तो यहाँ ए बी है ना, तो एंगल सी वाला है गैमा। अगर यहाँ बी सी होते तो ए ना होता, तो ए का जो एंगल है वो अल्फा है, फिर यहाँ अल्फा एंगल होता। और यहाँ ए सी होते, बी ना होता, तो फिर यहाँ एंगल होता बीटा। इंक्लूडेड एंगल जो है ना, इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि जो दो साइड्स है ना, उन दो साइड्स के दरमियान वाला एंगल है ये। तो ये जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देंगे, वो आपको अगर ए और ए बी देंगे तो ये एंगल गैमा देंगे, अगर बी सी देंगे तो फिर एंगल अल्फा देंगे, और अगर ए सी देंगे तो एंगल बीटा देंगे। और ये जो है ना आपका पहला क्वेश्चन है किसी एक्सरसाइज का। तो सोल्यूशन मैंने किया, मैंने कहा यूज फार्मूला,
फॉर्मूला लिख दिया, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये साइन 150 डिग्री आप कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो 0.5 आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया 6000। 6000 ऑप्शन ए है। इफ आर इज इक्वल टू, ये कैपिटल आर जो है ना सर्कम रेडियस है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। 12.8 जो है, अगर आप अच्छे तरीके से कर लें, उसका एक क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, तकरीबन 5 मार्क्स का, तो उसके सारे जितने भी प्रूफ है वो आपको आने चाहिए। तो अगर वो आपने 12.8 इस तरीके से किया, तो फिर तो ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होगा। तो मेमोराइज कर लीजिए, फॉर्मूला कैपिटल आर जो है इक्वल होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है जी, याद करने वाली बात है, समझने वाला इसमें कुछ नहीं है। और द वैल्यू ऑफ साइन कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये वैसे जो है ना, आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें, पहले आप क्या करें, अंडर रूट 3 अपॉन 2 का कॉस इनवर्स मालूम कर लें। ठीक है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 का कॉस इनवर्स मालूम कर लें। तो इसका जब कॉस इनवर्स आप मालूम कर लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसका साइन मालूम कर लें, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर टू फाइंड द आंसर, क्योंकि मैंने भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है इसके लिए। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लिखेंगे, शिफ्ट करके कॉस दबाएंगे, कॉस इनवर्स आ जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिखेंगे। अगर अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिखने में मसला आ रहा है, तो आप पहले जो है ना अंडर रूट 3 अपॉन 2 की वैल्यू मालूम कर लें, वो होती है 0.866। अंडर रूट 3 अपॉन 2 की वैल्यू होती है 0.866। तो आप कॉस इनवर्स मालूम कर लें 0.866 का या अंडर रूट 3 अपॉन 2 का। ठीक है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका आप जो है ना साइन मालूम कर लेंगे। सपोज यहाँ पे जो है ना वो 30 डिग्री आ रहा है, तो साइन 30 मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, वैसे आई थिंक साइन ये जो है ना 60 डिग्री आएगा। बहरहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं करके देखूं, ये मैंने बल किया था और ये 1/2 आंसर आ रहा था। तो आप भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लें। लास्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 20। द सॉल्यूशन ऑफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इन इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई इंटरवल है, और वो कहता है कि बताएं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हमने लिखा जी कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा। अच्छा, अब ये कोसेकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन होता है। सही है, अगर मैं कोसिकेंट का रेसिप्रोकल लूंगा साइन, तो फिर इस 2 का भी रेसिप्रोकल लूंगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। तो अगर कोसिकेंट थीटा 2 के इक्वल है, तो साइन थीटा 1/2 के इक्वल होगा। सही है। अच्छा, अब आप देखिए साइन थीटा 1/2 के इक्वल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, आपने थीटा मालूम करना है, आप साइन को दूसरी तरफ ले जाएं, साइन यहाँ से वहां जाएगा, थीटा इज इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, अब आप कैलकुलेटर पकड़ें अगेन, और आप मालूम करें साइन इनवर्स 1/2 मालूम करें, तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और 30 डिग्री को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें, 30 डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, आंसर आएगा पाई अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए जितने आंसर हैं उनमें पाई अपॉन 6, ये सेकंड और थर्ड, ये थर्ड और फोर्थ, सी और डी, ये तो हो ही नहीं सकते। क्यों, यहाँ पे पाई अपॉन 6 नहीं है। अब हमारा जो है ना, यहाँ तक जब हम पहुंच गए सॉल्व करके, हमें पता है अब हमारा जो ऑप्शन ए और बी है, इन दोनों में से कोई ठीक है। क्यों, पाई अपॉन 6 इधर भी है और इधर भी है। अब अगला हमने मालूम करना है। अच्छा, अब देखें कि साइन थीटा जो है कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 क्या है, पॉजिटिव है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो पता चला कि पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो ये वैल्यू आ गई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने ये लिखा साइन थीटा इज आल्सो पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 से लेकर 180 तक होता है। ठीक है, और 180 को कहते हैं पाई। तो जब भी हमने अगर थीटा की दूसरी वैल्यू मालूम करनी हो, अगर हमें पहली वैल्यू मालूम हो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, और थीटा की हमें सेकंड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू मालूम करनी हो, तो हम जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है उसको पाई में से या 180 में से माइनस कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अनदर वैल्यू ऑफ थीटा जो है मालूम करने के लिए, पाई माइनस पाई अपॉन, ये जो पाई अपॉन 6 है इसको पाई में से माइनस कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 5 पाई अपॉन 6 आ गया। तो ये इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल शॉर्ट सा सोल्यूशन मैंने इसका किया है। ज्यादा जो है, मतलब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एमसीक्यू में हमें बहुत ज्यादा कोई डिटेल में जाना चाहिए। ये टू से टू पाई, 0 से 2 पाई का था। ठीक है, अब 0 से 2 पाई का जो है ना, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी हमें पाई से आगे जाने की, सेकंड क्वाड्रेंट से आगे जाने की, क्योंकि साइन थीटा जो है यहाँ पे साइन थीटा इन्वॉल्व है, और साइन थीटा की जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, अगर ये, हाँ, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती, अगर ये साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 लिखा होता या माइनस साइन होता, तो फिर जाहिर है मेरे पास जो वैल्यूज मुझे दो मालूम करनी थी, वो मालूम करनी थी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की, क्योंकि साइन थीटा जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो चले ठीक है, ये 2019 का पेपर कंप्लीट हो गया।
तो इस वीडियो को अपलोड करते हैं इंशाल्लाह आपके लिए, और फिर जो है थोड़ी देर बाद फिर अगली वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।